हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में अपन ने बहुत ही डिटेल से बात की थी। आज अपन पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। और सबसे फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी है, जिसको अपन बोलते हैं गोस लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोस लॉ, जो कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। उसकी अपन को स्टडी करने से पहले अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया होना चाहिए। जब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन को आइडिया नहीं होगा तो अपन गोस लॉ को अपन समझ नहीं सकते हैं। तो गोस लॉ को समझने से पहले अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये किसका मेजरमेंट है, वो सारी बातें अपन इस लेक्चर के दौरान करने वाले हैं। तो आज आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, जो अपने चार्ज की यूनिट होती है वो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब्स इसकी यूनिट होती है। तो ये तो इसकी बेसिक बात होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब इसकी यूनिट होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। मान लो ये कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप एज्यूम करो किसी रीजन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ओपन सरफेस की, फिर मैं बात करूंगा क्लोज सरफेस की। सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओपन सरफेस की। किसकी बात कर रहा हूँ? ओपन सरफेस से। आपको एग्जामिनर एक ओपन सरफेस देगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ओपन सरफेस देगा एग्जामिनर, और पूछेगा इस ओपन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस करके जा रहा है, ये आपको पूछेगा। मान लो ये एक आपको एग्जामिनर ने एक सरफेस ये दे दी, एग्जामिनर ने आपको एक ओपन सरफेस S1 दे दी और एक ओपन सरफेस S2 दे दी। एग्जामिनर आपको एक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक ओपन सरफेस देगा और पूछेगा इस ओपन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहा है। आपको क्या पूछेगा कि टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द ओपन सरफेस। आपको एग्जामिनर एक ओपन सरफेस देगा और पूछेगा इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहे हैं। तो ओपन सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, यानी उस सरफेस से टोटल कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसका मेजरमेंट है। तो देखो S1 से टोटल कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं। S2 से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, 3 क्रॉस कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इस सरफेस 2 से हमेशा इस सरफेस 1 के कंपेयर में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा क्रॉस करेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको 2 सरफेस दे दे और पूछे S1 से ज्यादा फ्लक्स क्रॉस होगा या S2 से ज्यादा फ्लक्स क्रॉस होगा, तो सीधा आपको पता होना चाहिए S2 से 3 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, S1 से ओनली 2 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस 2 से हमेशा फ्लक्स सरफेस 1 के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा क्रॉस होगा। ये ओपन सरफेस के केस में आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि ये एक ओपन सरफेस देगा और पूछेगा इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहे हैं। तो वो आपको क्या मेजरमेंट देगा, यानी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस बेसिकली इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। और इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट किया जाता है साई इक्वल टू ओपन सरफेस है तो ये ओपन सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा d डॉट ds। क्या आ जाएगा? d डॉट ds। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साई ई की यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम्ब्स यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कूलम्ब्स आ जाएगी। और इसको अपन कैसे मेजर करते हैं, इसका फॉर्मूला ये आपके पास आ गया। साई ई को मेजर करने का तरीका आपको पता चल गया कि साई ई को अपन निकालते कैसे हैं, डी डॉट ds का अपन ओपन सरफेस इंटीग्रल करते हैं। क्या करते हैं? ओपन सरफेस इंटीग्रल करते हैं। और ओपन सरफेस के केस में अगर आपको एग्जामिनर पूछे इससे कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, तो आप बेसिकली काउंट तो ऐसे करोगे, लेकिन आपको आइडिया आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, यानी टोटल फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं। अगर किसी सरफेस से ज्यादा फ्लक्स लाइन क्रॉस होके ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा क्रॉस होगा, और किसी सरफेस से
कम फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम क्रॉस होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई ओपन सरफेस दे एग्जामिनर और पूछे इससे कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहे हैं तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से उससे कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो आप निकाल सकते हो। साई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डॉट डी एस का ओपन सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। और साई ई की यूनिट क्या होती है, कूलम इसकी यूनिट होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज बेसिकली मेजर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। अगर किसी ओपन सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होगी तो उससे ज्यादा फ्लक्स क्रॉस होगा, और अगर किसी सरफेस से कम फील्ड लाइंस क्रॉस होगी तो उससे फ्लक्स भी कम क्रॉस होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन इस पे करते हैं क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैं करवा रहा हूं। जैसे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू आपको एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दी, D इक्वल टू एक्स वाई ए एक्स कैप प्लस वाई जेड ए वाई कैप प्लस एक्स जेड इजेड कैप। क्या दे दी, एक्स जेड इजेड कैप दे दी। ये एग्जामिनर ने आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दे दी और आपको एक ओपन सरफेस भी प्रोवाइड कर दी, और इसने पूछा है कि एक ओपन सरफेस है y इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 4, z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। एग्जामिनर ने आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोवाइड कर दी, D इक्वल टू एक्स वाई एक्स कैप प्लस वाई जेड ए वाई कैप प्लस एक्स जेड ए जेड कैप, और आपको एक सरफेस प्रोवाइड कर दी। ये मैंने जब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया तब उस टाइम बहुत ही डिटेल से बताया, जब एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो, दो वेरी करते हो तो हमेशा एक सरफेस ही बनती है। और जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर लेना बताया तो उस टाइम मैंने बहुत डिटेल से बताया। इस टाइम अपन का डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, जो वेरी कर रहे हैं वो उनका क्या आ जाएगा, एक्स वेरी कर रहे हैं तो डी एक्स, जेड वेरी कर रहे हैं तो डी जेड, और जो है ना कांस्टेंट है ना वो पीछे आ जाएगा ए वाई कैप। ये आता है इसका डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर। ये मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर लेना बताया था। आई होप आपको पता होगा। ये हो गया इससे, ये एक सरफेस है, क्योंकि इसका एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है, दो वेरी करता है तो हमेशा ही सरफेस बनती है, और ये एक ओपन सरफेस है। कैसी है, एक रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस है जो कि ओपन सरफेस है। इस ओपन सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर आपको लेना आना चाहिए, मैंने बता रखा है। और ये पूछ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है, तो इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। तो आपको पता है अगर फ्लक्स क्रॉस अपन को अगर निकालना है तो साई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी डॉट ds होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी, d डॉट ds। यहाँ पर क्या ए वाई कैप, इधर ओनली ए वाई कैप का अपन का क्या होगा, काम का होगा, वरना तो ए वाई कैप डॉट ए एक्स कैप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ds और d की वैल्यू इसके अंदर मैं पुटअप करूंगा तो ओनली कौन सा टर्म बच जाएगा, y z, और फिर पीछे आ जाएगा dx dz। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। x की रेंज है कहां से कहां आ जाएगी, 0 से 4 आ जाएगी, और z की रेंज आ जाएगी 0 से 2 आ जाएगी, बिल्कुल। और y क्या है, कांस्टेंट है, 2 है, तो y इधर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं। x की रेंज है 0 से 4, z की रेंज है 0 से 2 है। तो देखो y की वैल्यू कितनी थी, कांस्टेंट थी, 2 आ गई, बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, z dx और dz बचा। और x और z आपस में एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अपना dx अलग आ जाएगा और ये अपना z dz अलग आ जाएगा। x की रेंज कहां से कहां, 0 से 4, z की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 2। अब आप इसको सोल्व करके आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। इसको आप अगर करोगे, सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू ये कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो 2 और आगे कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर में आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 कूलम। तो इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, 16 कूलम टोटल फ्लक्स क्रॉस होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
जब एग्जामिनर ओपन सरफेस देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दे सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी दे सकता है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपको मिल जाएगा कि इस ओपन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, वो आपको काउंट करके दे देगा। आई होप ओपन सरफेस का आपको अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए। क्या अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोज सरफेस के लिए। तो मेरे को बताओ, मान लो अपनी फील्ड ऐसे है, ये इस रीजन के अंदर मान लो कुछ ऐसी फील्ड है, और यहां मैंने क्लोज सरफेस ऐसे एज्यूम कर ली। क्या ये क्लोज सरफेस एज्यूम कर ली, ये क्लोज सरफेस मान लो ऐसे है, और मैं आपको पूछूंगा इस क्लोज सरफेस से टोटल कितनी फ्लक्स क्रॉस हो रही है, तो ये गलत स्टेटमेंट ही गलत है। अपन क्लोज सरफेस के केस में उससे अपन ऐसे नहीं पूछेंगे इससे टोटल कितनी फील्ड क्रॉस हो रही है, अपन ये पूछेंगे इसी नेट लिविंग फ्लक्स कितना है। क्या नेट लिविंग फ्लक्स पूछते हैं अपन। ओपन सरफेस के टाइम तो पूछते हैं नेट कितना फ्लक्स उसको क्रॉस कर रहा है, वो स्टेटमेंट अपना करेक्ट होता है। लेकिन अपन क्लोज सरफेस के केस में अपन ये पूछते हैं नेट लिविंग फ्लक्स कितना है, न कि नेट क्रॉसिंग फ्लक्स कितना है। नेट लिविंग फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्या हो रहा है, लिव हो रहा है, ये पूछा जाता है। अगर मैं आपको ये इससे पूछूं कि इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिव हो रहा है, तो आप कहोगे इसके अंदर एंटर कितना हो रहा है, 2 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, 2 फील्ड लाइंस ही बाहर निकल रही हैं, तो टोटल इससे नेट कितना फ्लक्स लिव होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हुआ। क्लोज सरफेस की टाइम नेट फ्लक्स क्रॉसिंग स्टेटमेंट कुछ उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ओपन सरफेस को तो क्रॉस करेंगे, क्लोज से क्लोज को अपन ऐसे नहीं बोलते नेट कितना फ्लक्स क्रॉस होना है, उसे अपन ये बोलते हैं कि नेट कितना फ्लक्स लिव हो रहा है, बाहर आ रहा है, लिविंग, नेट लिविंग फ्लक्स कितना है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के टाइम आपको एग्जामिनर हमेशा नेट लिविंग फ्लक्स पूछता है। अगर आपको ऐसे एक क्लोज सरफेस दे दे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और पूछ इससे टोटल कितना फ्लक्स लिव हो रहे हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके अंदर एंटर कितना हो रहा है, 2 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, 2 फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो इससे टोटल कितना फ्लक्स लिव होगा, 0 होगा। कितना होगा, इससे 0 होगा। तो देखो अब मैं कुछ और आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले तो अगर कोई क्लोज सरफेस दे दे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और आपको एग्जामिनर पूछे नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस कितना होगा, नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस आपको पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, वो सेम फॉर्मूला यूज करना है, डी डॉट डी एस, और इन द क्लोज सरफेस है तो क्या आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। आपको क्लोज फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन इस केस में आपको डी डॉट डी एस आपको क्या देगा, क्रॉसिंग नहीं देगा। क्रॉसिंग कुछ नहीं होता है क्लोज सरफेस की टाइम, क्रॉसिंग कुछ नहीं होता है। क्लोज सरफेस की टाइम हमेशा आपको ये वाला जो टर्म है नेट लिविंग फ्लक्स देगा। क्या देगा, नेट लिविंग फ्लक्स देगा। मान लो ये क्लोज सरफेस है, इससे मान लो 2 फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, मान लो 3 बाहर जा रही हैं, 2 फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही हैं, तो इससे क्या होगा, नेट फ्लक्स लिव होगा। क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइंस बाहर आएगी, कम फील्ड लाइंस अंदर जाएगी, तो इस सरफेस से हमेशा क्या होगा, फील्ड लिविंग होगा। क्या होगा, लिविंग होगा। अगर किसी सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर 2 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, 2 ही बाहर निकल रही हैं, तो इससे नेट फ्लक्स है ना, नेट लिविंग फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, लिविंग फ्लक्स। इसके अंदर जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना को उतना लिव करेगा, तो नेट लिविंग फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये वाला टर्म आपको इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस नेट लिविंग फ्लक्स देगा। क्लोज सरफेस के टाइम क्रॉसिंग सरफेस, क्लोज सरफेस की टाइम क्रॉसिंग फ्लक्स का नाम का कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। ओपन सरफेस होगा तो एग्जामिनर आपको पूछेगा इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, जबकि क्लोज सरफेस देगा तो आपको एग्जामिनर पूछेगा नेट लिविंग फ्लक्स कितना है, ना कि नेट क्रॉसिंग फ्लक्स आपको कभी नहीं पूछेगा इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। तो देखो अपन ओपन सरफेस के केस में ये क्या आ जाएगा, डी डॉट डी एस आपको ओपन सरफेस के केस में आपको देगा टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस। क्या देगा, टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द ओपन सरफेस,
ये देगा आपको। और इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस तो आपको ये आपको क्या देगा, डी डॉट डी एस, ये आपको देगा नेट लिविंग फ्लक्स देगा। क्या देगा, नेट लिविंग फ्लक्स। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। क्लोज सरफेस के टाइम आपको क्या देगा, नेट लिविंग फ्लक्स देगा, और ओपन सरफेस की टाइम आपको टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहे हैं वो देगा। आई होप यहां तक आपको अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा। तो अपने ये बात की है फ्लक्स की। मान लो देखो, मान लो ये 2 कूलम का चार्ज है। कितना कूलम है, 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती है। मान लो इससे मैंने 4 फील्ड लाइंस निकाल दी। कितनी निकाली, 4 फील्ड लाइंस को बाहर निकाल दी। तो मेरे को बताओ, ये मान लो 4 कूलम है। कितना है, 4 कूलम है। तो अगर इससे अपनी 4 फील्ड लाइंस निकल रही है तो इससे टोटल कितनी निकलेगी, 8 निकलेगी या नहीं निकलेगी? क्योंकि इस चार्ज की स्ट्रेंथ उसके कंपेयर में कितनी है, दुगुनी है। तो इससे मैं टोटल कितनी फील्ड लाइंस निकालूंगा, 8 निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? बिल्कुल निकालूंगा। और अगर मान लो मेरे पास माइनस का 2 कूलम है, तो आपको पता है माइनस का चार्ज हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंक होता है। इससे मैं टोटल कितनी फील्ड अंदर लाऊंगा, 4 ही लाऊंगा। क्योंकि +2 से 4 निकल रही है तो -2 से भी कितनी आएगी, 4 ही आएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये देखो, ये आपको समझ आ गया तो गॉस लॉ आपको समझ आ गया। मान लो ये आपको समझ आ गया, अगर चार्ज की स्ट्रेंथ डबल हो रही हैं तो फील्ड लाइंस भी कितनी होगी, डबल होगी। इससे अगर टोटल 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो 4 कूलम से टोटल 8 फील्ड लाइंस निकलेगी, और -2 कूलम से टोटल 4 ही एंटर होगी। और अगर मैं बाल दूं -4 कूलम दे दूं तो इससे टोटल कितनी फील्ड लाइंस एंटर होगी। इसकी स्ट्रेंथ भी डबल है लेकिन विथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, एंटरिंग हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेंथ तो डबल है तो कितनी फील्ड लाइंस आएगी, 8 फील्ड लाइंस आएगी। कितनी आएगी, टोटल 8 फील्ड लाइंस क्या होगी, एंटर होगी -4 कूलम के चार्ज में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर एक +2 कूलम का चार्ज दे तो उससे आपको 4 फील्ड लाइंस निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये तो आपको एक समझने का तरीका है, ये नहीं कि एक्चुअली उसके 4 फील्ड लाइंस ही निकलेगी। अगर इससे मैं 4 फील्ड लाइंस निकाल रहा हूं तो 4 कूलम से मेरे को 8 निकालनी पड़ेगी, -2 कूलम में 4 एंटर करनी पड़ेगी, -4 कूलम में ही 8 फील्ड लाइंस को एंटर करवाना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, गॉस लॉ को समझने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो पीछे वाला आपको समझ आ गया तो गॉस लॉ मान लो आपके दिमाग में सेट हो गया, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आपके दिमाग में क्या हो गई, सेट हो गई। ये मान लो एक क्लोज सरफेस है। क्या है, ये मान लो एक क्लोज सरफेस है। कैसी है, एक क्लोज सरफेस है। ये मान लो एक क्लोज सरफेस एस है। क्या है, क्लोज सरफेस एस है। इसके अंदर 2 मान लो पॉइंट चार्ज है। कितने, 2 पॉइंट चार्ज है। एक +2 कूलम का है और एक कौन सा है, -2 कूलम। ये क्या, एक +2 कूलम का है, -2 कूलम का है। आप ऐसे मत सोचना कि ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। बहुत सारे दिमाग में आ सकते हैं लेकिन उनको आप इग्नोर करो। मान लो ये +2 कूलम चार्ज है, ये -2 कूलम का चार्ज है। ये एक मान लो एक क्लोज सरफेस एस है। तो इससे मैंने मान लो टोटल 4 फील्ड लाइंस को मैंने निकाल दिया। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। मान लो मैंने कितनी निकाल दी, 4 फील्ड लाइंस इससे मैंने बाहर निकाल दी। मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव भी जाएगी लेकिन उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, अभी तक आपको सोचता हूं। मान लो ये +2 कूलम है, इससे 4 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। ये कितना है, -2 कूलम। इससे अगर 4 फील्ड लाइंस निकलेगी तो एग्जैक्टली 4 ही तो इसके पास आएगी। आएगी या नहीं आएगी? इससे 4 फील्ड लाइंस निकलेगी तो इसके पास भी कितनी आएगी, 4 फील्ड लाइंस ही आएगी। तो बताओ क्लोज सरफेस से बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस कितनी है, 4 है। अंदर आने वाली फील्ड लाइंस कितनी है, 4 है। तो नेट लिविंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इस केस के अंदर अपन का नेट लिविंग फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 हो, या तो चार्ज हो ही नहीं या फिर चार्ज का सम कितना हो, 0 हो, तो उस टाइम उस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लीव होगा, 0 फ्लक्स लीव होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि ये कितना है, +2 कूलम का, ये कितना है, -2 कूलम का। इससे जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी क्लोज सरफेस से उतनी की उतनी है, -2 कूलम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये जितनी फील्ड लाइंस को इस क्लोज सरफेस से बाहर निकालेगा एग्जैक्टली उतनी की उतनी फील्ड लाइंस को ये
उसके अंदर लेके आ जाएगा क्लोज सरफेस के अंदर, तो क्लोज सरफेस से लिविंग फ्लक्स और एंटरिंग फ्लक्स आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस केस में इस क्लोज सरफेस से लिविंग फ्लक्स है ना, लिविंग फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। जब लिविंग फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स के इक्वल होगा तो नेट लिविंग फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। बिल्कुल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सेकंड केस ले रहा हूं, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर मान लो एक मेरे पास चार्ज है जिसकी +4 कूलम का चार्ज है, एक मेरे पास चार्ज है जो क्या है -2 कूलम का चार्ज है। कितना है, -2 कूलम का चार्ज है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ नेगेटिव के कंपेयर में कितनी है, दुगुनी है। मान लो अगर ये मान लो 8 लाइंस को बाहर निकाल रहा है, कितनी लाइंस को, 1 2 3 4 मान लो 5 6 7 और 8। आप इनको इंडिविजुअल अलग अलग सोचो, ऐसे मत सोचना कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो कुछ फील्ड लाइन जाएगी, वो अगर एक मिनट के लिए आप उसको इग्नोर करो तो मान लो इसकी स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में क्या है, डबल है, और इससे मैंने 8 फील्ड लाइंस को बाहर निकाला, तो इससे 8 निकाला तो इसकी स्ट्रेंथ इसकी हाफ है, तो ये टोटल कितनी फील्ड लाइंस को लेके आएगा, बाहर से 4 को लेके आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। अब देखो जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के कंपेयर में बड़ा हो तो उस केस में नेट फ्लक्स उससे क्या होगा, लीव होगा, क्योंकि ये मान लो 8 फील्ड लाइंस को बाहर भेजेगा तो ये नेगेटिव बाहर से 4 फील्ड लाइंस को अंदर लेके आ जाएगा, क्योंकि अब पॉजिटिव की स्ट्रेंथ नेगेटिव के कंपेयर में डबल है, तो फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से ज्यादा बाहर जाएगी। इस केस के अंदर लिविंग फ्लक्स क्या होगा, लिविंग फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स के कंपेयर में ज्यादा होगा। तो मेरा बताओ नेट लिविंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट लिविंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस केस के अंदर अपन को टोटल फील्ड क्या होगी, बाहर की ओर जाएगी, फील्ड लाइंस नेट फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएगी। मान लो 8 बाहर जा रही है, 4 एंटर हो रही है, तो 4 से 4 मान लो आप कैंसिल कर दो तो एग्जैक्टली में 4 फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से बाहर जा रही हैं, तो 4 फील्ड लाइंस बाहर जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट फ्लक्स वहां से क्या होगा, लिविंग होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से अगर मेरा नेगेटिव चार्ज बड़ा हो और पॉजिटिव चार्ज छोटा हो, मान लो पॉजिटिव चार्ज मेरी 2 फील्ड लाइंस को बाहर भेज रहे हैं, तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज कितनी फील्ड लाइंस को अंदर लेके आएगा, 4 फील्ड लाइंस को अंदर लेके आएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है ना इसकी कंपेयर में डबल है, तो ये ज्यादा फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, ये कम फील्ड लाइंस को बाहर भेजेगा। तो नेट फ्लक्स इस केस के अंदर एंटरिंग फ्लक्स होगा ना, वो लिविंग फ्लक्स के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस केस के अंदर नेट फ्लक्स क्या होगा, एंटरिंग होगा, न कि लिविंग फ्लक्स होगा। नेट लिविंग फ्लक्स क्या आ जाएगा, इस केस में नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस केस के अंदर आपका नेट लिविंग फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, क्लोज सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है, तो यहां पर नेट लिविंग फ्लक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। नेट लिविंग फ्लक्स होता क्या है, नेट लिविंग फ्लक्स मतलब लिविंग फ्लक्स माइनस एंटरिंग फ्लक्स होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। जब एंटरिंग फ्लक्स लिविंग फ्लक्स के कंपेयर में ज्यादा आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो उससे टोटल फ्लक्स लिविंग कितना होगा, 0 होगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव की स्ट्रेंथ नेगेटिव के कंपेयर में ज्यादा है, तो उससे नेट फ्लक्स लिविंग होगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव की स्ट्रेंथ पॉजिटिव के कंपेयर में ज्यादा है, तो उससे नेट फ्लक्स क्या होगा, एंटरिंग होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब अपना आता है गोस्ट लॉ। गोस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, गोस्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, या इसको बोला जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। क्या बोला जाता है, इसको मैक्सवेल इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि अपने इसी के सिलेबस के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक स्टेटमेंट को बहुत डिटेल से समझना है। इसने क्या बोला, इसने बोला किसी नेट फ्लक्स, क्या नेट फ्लक्स लिविंग एनी कोई भी क्लोज सरफेस हो, नेट फ्लक्स लिविंग एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है ना, उनका एल्जेब्रिक सम आपको करना है। क्या करना है, एल्जेब्रिक सम। तो नेट फ्लक्स लिविंग एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू
algebraic sum of total charge enclosed by that closed surface। उस closed surface के अंदर टोटल जो चार्ज होगा ना उसके इक्वल आ जाएगी नेट लिविंग फ्लक्स। यानी किसी क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिविंग होगा उसके अंदर जो भी चार्ज है उनका एल्जेब्रिक सम आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा क्यू। देखो ये मान लो, जैसे ये मान लो इसके अंदर एक है +4 कूलम चार्ज है, एक मान लो -2 कूलम है और एक मान लो -2 कूलम है। तो मैं अगर इससे पूछूं टोटल कितना फ्लक्स लिविंग होगा, तो आपको पता है टोटल फ्लक्स लिविंग अपन कैसे कैलकुलेट करते थे, ऐसे तो कैलकुलेट करते थे क्लोज सरफेस के केस में, d.ds। और बताओ अब एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। एल्जेब्रिक सम टोटल कितना आ गया, कितना आ गया, चार्ज का एल्जेब्रिक सम कितना आ गया 0 आ गया। तो ये अपना कितना आ जाएगा साई ई कितना आ गया 0 आ गया। साई ई की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ जाएगी। जब साई ई की वैल्यू 0 आएगी इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू लिविंग फ्लक्स। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिविंग होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है उसके इक्वल होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी किसी क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिव होगा वो किसके इक्वल होगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है उसके इक्वल होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो ऐसे आपको क्लोज सरफेस दे दे, ऐसे कुछ भी दे दे रैंडम, एक दे दे +4 कूलम, एक दे दे -2 कूलम, एक दे दे +1 कूलम, और इससे पूछे इससे टोटल कितना फ्लक्स लिव हो रहा है। इसका मतलब भी यही है, नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस एस है, ये मान लो एस है, तो इसको पढ़ना आना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस एस ये बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम करो, ये कितना है 4 है, ये कितना है -2 है, ये कितना, तो 4 1 5 -2 कितना हो जाएगा 3 कूलम हो जाएगा। किसके इक्वल आंसर क्या आएगा 3 कूलम आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूं। मान लो ये कोई एक स्क्वायर है, क्या है, ये क्वेश्चन आपके पहले एक बार कहीं है जेई एडवांस में आ रखा था, अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लो कोई स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है जिसकी सारी साइड कितनी है ए है, यहाँ पर कहीं ओरिजिन है, इसका मतलब यहाँ पर इस स्क्वायर का कहीं सेंटर है, और इस सेंटर से यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू रखा हुआ है, और इस सेंटर से इस चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस a/2 है। मान लो एक नीचे एक स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और अपन को पूछा ये तो क्या, अब तो ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस तो है नहीं, और पूछा इस सरफेस से, इस ओपन सरफेस से ये अपना स्क्वायर बन रहा है ना, इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, ये अपन को चार्ज दे दिया क्यू जो कि स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर है, और अपन को पूछ रहे हैं इस ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिव हो रहा है ये पूछ रहे हैं, टोटल कितना फ्लक्स लिव हो रहा है ये पूछ रहे हैं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक तो आपको पास मेथड है, ओपन सरफेस से कितना फ्लक्स लिव हो रहा है उसकी वैल्यू होती है d.ds, यही तो होती, बिल्कुल होती है। आपको या तो एक मेथड ये है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो आती है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है KQ/r² AR कैप, या इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε Q/r² AR कैप। ये अपन को निकालना है D, तो D क्या होता है ε × E होता है, ε रखूंगा तो कितना आ जाएगा 1/4π Q/r² AR कैप। ये आगे आपको D की वैल्यू मिल गई। अब आप इस सरफेस पे है ना डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड तो ये है, लेकिन ये मेथड आपको लंबा मेथड पड़ेगा और इस मेथड का कभी यूज ही नहीं करना है। आपको एक दिमाग लगाना है कि आपको इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसी आपको ज्योमेट्री सोचनी है जिसका ये पार्ट हो। तो सबसे पहले एक ज्योमेट्री मेरे दिमाग में आती है, क्यूब आती है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज क्यू आ जाएगा। मान लो एक क्यूब है, आपको एक ज्योमेट्री सोचनी ही पड़ेगी, हमेशा एक ज्योमेट्री सोचनी पड़ेगी, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये मान लो एक क्यूब है,
जिसकी क्या है साइड क्या है ए है, और जो अपन को सरफेस दे रखी है वो ये वाली है, कौन सी, ये वाली मान ली मैंने। उस सरफेस को एक बेस मानते हुए एक पूरा का पूरा क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। ये ए वाली सरफेस है और इससे a/2 डिस्टेंस, मतलब इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्या होगा, क्यू होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इस डायग्राम को ये वाली सरफेस है, मान लो मैंने इसका मान लिया ए बी सी डी, और इसके यहाँ पर a/2 डिस्टेंस पे चार्ज क्यों रखा है, तो ये देखो ये मेरी सरफेस हो गई ए बी सी डी। ए बी सी डी को बेस मानते हुए और एक मैंने बनाया क्यूब बनाया, और क्यूब के सेंटर पे वो चार्ज क्या है, क्यू है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बताओ इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। अब मैं यहाँ पर गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, टोटल फ्लक्स लिविंग एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल ये जो है क्यूब बन रही है, क्यूब क्लोज सरफेस बन रहा है, इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लीव होगा, तो आप कहोगे इससे फ्लक्स लीव होगा, क्यों होगा, बिल्कुल होगा। और क्यों हमेशा एक सिमेट्रिक पॉइंट पे है, तो बताओ इसके टोटल कितने फेज हो रहे हैं, 6 फेज है या नहीं है, टोटल कितने फेस है इस क्यूब के, 1 ये सेकंड, टोटल कितने फेस है, 6 फेस है। और 6 फेस के इक्वल अमाउंट से फ्लक्स क्रॉस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। क्यों इक्वल में होगा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक पॉइंट पे है, ये क्यूब के सेंटर पे हैं, तो इसके टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 फेस से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स क्रॉस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। जितना फ्लक्स इससे क्रॉस होगा उतना का उतना इससे क्रॉस होगा, उतना का उतना इससे क्रॉस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो अपन को निकालना किससे है, ओनली अपन को तो ABCD से निकालना है। तो टोटल 6 हैं, तो ABCD से Q/6 निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये अपना आंसर होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो सबसे पहले तो ABCD को बेस मानते हुए मैंने क्यूब एज्यूम कर लिया, और इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, आप मैंने निकाली, इस टोटल क्यूब से है ना कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, तो आप बता दोगे क्यूब, क्योंकि गॉस लॉ अपन को यही बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लीव होगा इक्वल टू टोटल चार्ज, उसके अंदर कितना टोटल चार्ज है उसके इक्वल होगा। और इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है। क्यू एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट पे, अगर ये सिमेट्रिकल पॉइंट पे नहीं होता, थोड़ा नीचे होता, तो सारे फेस से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स कभी क्रॉस नहीं होता। जिस फ्लक्स की ओर होगा ना, यहां थोड़ा सा नीचे हो जाता, तो इस फेस से ज्यादा फ्लक्स क्रॉस होता। ये सिमेट्रिक पॉइंट पे होने, इस क्यूब के सेंटर पे होने की वजह से 6 की 6 फेस से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स क्रॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो बताओ मान लो 6 की 6 फेस से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स क्रॉस होगा, तो अपन को एग्जामिनर ने ओनली ABCD से पूछा, किससे पूछा है, ABCD से, इससे कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, Q/6 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आ रखा है एग्जाम में, सारे के सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने सिलेबस में गॉस लॉ है बिल्कुल, तो ये आपकी सारे के सारे क्वेश्चन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये मान लो एग्जामिनर ने आपको एक दे दिया, क्यूब दे दिया, क्या दे दिया, एग्जामिनर ने आपको एक क्यूब दे दिया, और यहां पर एक रख दिया चार्ज क्यू, यहां पर एक चार्ज रख दिया क्यू, और पूछ रहे हैं कि ये वाली फेस है ना, इस फेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, ये पूछ रहे हैं। ये फ्लक्स है, ये फेस है ए, ये बी, ये सी और डी, और आपको पूछना है ABCD से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, और यहां पर आपको एक चार्ज दे दिया, क्यू दे दिया, यहाँ एक चार्ज, इससे किसी एक है कॉर्नर पे एक चार्ज क्यों रख दिया, और इसकी ABCD फेस से पूछ रहे हैं, इस फेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, ये आपको पूछ रहे हैं। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए भी आपको एक ऐसी ज्योमेट्री सोचनी है। पहले तो आपको एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन, अगर आपको गॉस लॉ यूज करना है तो हमेशा क्लोज बाउंड्री सोचनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्लोज बाउंड्री सोचनी पड़ेगी। तो देखो आपको ऐसी क्लोज बाउंड्री सोचनी है जिसके सेंटर पे चार्ज क्यों आ जाए, क्या आ जाए, एक ऐसी क्लोज बाउंड्री आपको हमेशा दिमाग से सोचनी पड़ेगी जिसके सेंटर पे क्या आ जाए, चार्ज क्यों आ जाए। अगर सेंटर पे अगर ये चार्ज क्यों आ जाएगा ना, तो मैं कौन सी फेस से भी फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मान लो अगर इसको सेंटर पे लाना है, तो टोटल मेरे को 8 क्यूब है ना एज्यूम करने पड़ेंगे।
एक है जस्ट इसके पास, 2 इसके पीछे और 4 इसके ऊपर एज्यूम करने पड़ेंगे। टोटल कितने मेरे को क्यूब एज्यूम करने पड़ेंगे? अगर मैं टोटल 8 क्यूब एज्यूम करता हूं तो ये मेरा चार्ज, वो जो 8 क्यूब एज्यूम करने के बाद एक बड़ा क्यूब बनेगा, उसके सेंटर पे ये चार्ज क्यों आ जाएगा? बिल्कुल आएगा या नहीं आएगा, ये बात बताओ। देखो ये वाला मान लो ये है, ये वाला मेरा क्यूब है, एक तो जस्ट इसके पास में, 2 इसके पीछे एज्यूम करने पड़ेंगे तभी तो ये सेंटर में आएगा। एक तो जस्ट इसके पास में एज्यूम करूंगा इधर, 2 इसके पीछे एज्यूम करूंगा, और नीचे अगर 4 क्यूब है तो उसके ऊपर भी मेरे को 4 क्यूब एज्यूम करने पड़ेंगे। ये आपको दिमाग में आना चाहिए जब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दे। ये सारे के सारे है ना गोस्ट लॉ के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपके सिलेबस में गोस्ट लॉ है तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपको सबसे पहले आपको ये जो फेस है ना, इससे आपको पूछना है इससे कितना फील्ड क्रॉस हो रहा है, ये पूछना है। तो सबसे पहले आपको गोस्ट लॉ यूज करना है। तो गोस्ट लॉ यूज करने से पहले इस क्यू को एक क्लोज सरफेस के अंदर आना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसी क्लोज सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी जिसके सेंटर पे ये चार्ज क्यू कहां पे हो, सेंटर पे। सिमेट्री हमेशा मैटर करेगी। ये क्यू है ना, उस क्लोज सरफेस के सेंटर में हो। तो मान लो आप एक एज्यूम करना, एक कोई अपना रूम है, ये क्या रूम है, रूम के कॉर्नर पे कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो मैं कितने रूम एज्यूम करूंगा कि जो अपना बड़ा रूम बनेगा उसके सेंटर पे चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है एक तो इसके जस्ट पास में रूम एज्यूम करना पड़ेगा, 2 इसके पीछे एज्यूम करना पड़ेगा, और अगर मेरे को नीचे 4 रूम एज्यूम करना पड़ेगा तो ऊपर भी इसके कितने रूम एज्यूम करने पड़ेंगे, 4 रूम एज्यूम करने पड़ेंगे। मान लो ये मेरा क्यूब है, तो यहां पर चार्ज है, तो इस चार्ज को सेंटर पे लाने से सबसे पहले तो मेरे को नीचे कितने एज्यूम करने पड़ेंगे, 4 एज्यूम करने पड़ेंगे, और फिर इसके ऊपर भी मेरे को कितने एज्यूम करने पड़ेंगे, 4 एज्यूम करने पड़ेंगे। तब ये उसके सेंटर पे आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। तो जो अपना एक है ना बड़ा रूम बनेगा, उससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, क्यू होगा। बिल्कुल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल क्यू होगा, होगा क्यू। तो उसकी टोटल एक फेज से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, उसकी एक फेज से Q/6 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन उसकी एक फेस में ऐसी है ना 4 फेस आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल। अपने नीचे भी कितने नीचे है ना, मतलब कितने क्यूब एज्यूम किए, 4 क्यूब एज्यूम कर दिए। तो उसकी एक फेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, Q/6। तो इसके एक फेस से कितना क्रॉस होगा, Q/24। तो देखो जो अपन का बड़ा क्यूब बनेगा उसकी एक फेस तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, उसका एक फेस इसके 4 फेस के इक्वल होगा। तो अपन को तो ओनली इससे पूछना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, Q/24 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। देखो गोस्ट लॉ क्या बोलते हैं, नेट फ्लक्स लीविंग एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस क्या होता है, D.ds। नेट फ्लक्स लिविंग एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको रो वी गिवन है, क्या अगर आपको डिस्क्रीट चार्ज ना देके कंटिन्यूस चार्ज दे एग्जामिनर, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पॉइंट चार्ज ना देकर एक कंटिन्यूस चार्ज दे, आपको एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी दे, तो आपको पता है क्यों अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। रो वी देगा तो रो वी और डीवी ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर इधर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करता हूं तो डाइवर्जेंस थ्योरम अपन को क्या बताएगा, V del.D ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। और इस इक्वेशन को मैं आपस में कंपेयर करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, del.D इक्वल टू रो वी। ये अपन की क्या हो जाएगी, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ये इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये दोनों क्या होगी, मैक्सवेल। एक हो जाएगी पॉइंट फॉर्म, एक हो जाएगी डिफरेंशियल फॉर्म या
आई होप ये दोनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसको भी मैक्सवेल इक्वेशन बोला जाता है या फिर बोला जाता है गोस लॉ बोला जाता है, और इसको भी मैक्सवेल इक्वेशन या फिर गोस लॉ बोला जाता है। दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, या इसको अपन गोस लॉ भी बोलते हैं, ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, और ये इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, या फिर नेट फ्लक्स लिविंग एनी क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। ये आपकी है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, और इसके एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।